तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉइल का जो प्लेन होता है, जो कॉइल या कोर होती है, इसका जो प्लेन होता है वो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ होगी। डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, नॉर्थ से साउथ होगी, ऐसे नॉर्थ से साउथ होगी। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे कोर रखी हुई है, यहाँ पे इसके अंदर जो कोर है उसकी डायरेक्शन भी हमेशा क्या होती है, इसके पैरेलल में होती है। इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में होती है। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में होती है, इसे क्या बोलते हैं, रेडियल फील्ड बोलते हैं। जब इसका प्लेन कॉइल का जो प्लेन होगा अगर वो पैरेलल हो जाए किसके, जो यहाँ से पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसकी डायरेक्शन में हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल फील्ड बोलते हैं। तो उस रेडियल फील्ड को हम यहाँ पर बना भी सकते हैं। यहाँ पे परमानेंट पोल लिए थे कि यहाँ पे क्या थे, ये परमानेंट पोल थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पे क्या थे, नॉर्थ पोल था और साउथ पोल था। तो यहाँ पे क्या रखा था, हमें रेडियल फील्ड बनाना है। यहाँ पे क्या रखा था, यहाँ पे हमने कोर थी इसके अंदर। उसकी डायरेक्शन क्या होता है, उसका प्लेन क्या होता है, हमेशा पैरेलल टू, किसके पैरेलल में होता है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में होता है। तो यहाँ पे रेडियल फील्ड ड्रा कर सकते हैं। तो जो इसके अंदर रेडियल फील्ड ड्रा कर सकते हैं, तो डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, तो हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया रेडियल फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो यहाँ पर हमने ड्रा कर दिया। डायरेक्शन क्या रहेगी, नॉर्थ टू साउथ रहेगी। डायरेक्शन क्या रहेगी, नॉर्थ टू साउथ रहेगी। तो ये इसे क्या बोलते हैं, रेडियल फील्ड बोलते हैं। जब क्या हो कि जो प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल किसके पैरेलल हो जाए, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल फील्ड बोलते हैं। यहाँ पर इस कॉइल का नाम भी लिख लेते हैं कि जो कॉइल यहाँ पे क्या, पी क्यू आर S1, इसको S1 मान लेते हैं क्योंकि S डैश हमने स्प्रिंग ले रखा, S हमने साउथ पोल ले रखा, तो यहाँ पे इसको S1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे कॉइल का नाम क्या, पी क्यू आर S1 है। इसको जैसे हम किसके अंदर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस पर क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल, इसके अंदर कॉइल होती है पी क्यू आर S1। इसके अंदर जो कॉइल होती है वो क्या होती है, पी क्यू आर S1 होती है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें लार्ज नंबर ऑफ कॉपर के टर्न होते हैं, ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर्स विच अराउंड ओवर द रेक्टेंगुलर और सर्कुलर मेटेलिक फ्रेम। जो किसके ऊपर लिपटे होते हैं, मेटेलिक फ्रेम पे लिपटे होते हैं। मेटेलिक फ्रेम की जो स्ट्रक्चर होती है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। अब जो कॉइल है, कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए मूवेबल टॉर्जन हेड। जो कॉइल है, कॉइल को किससे लटका रखा है, कॉइल को यहाँ पे लटका रखा है, सस्पेंडेड कर रखा है, किससे, एक मूवेबल टॉर्जन हेड लगा हुआ। जो सबसे ऊपर लगा हुआ वो क्या, मूवेबल, मूव कर सकता है, वो टॉर्जन है, उसकी क्या बोलते हैं, टॉर्जन हेड बोलते हैं। जो किसका बना होता है, फॉस्फर ब्रोंज का बना होता है, फॉस्फर ब्रोंज का बना होता है जो मूवेबल टॉर्जन हेड होता है। तो वो मूवेबल टॉर्जन हेड ये है। तो मूवेबल टॉर्जन हेड से कनेक्ट होता है जो अपर एंड है, ये रहा यहाँ पर कनेक्ट है। और जो लोअर एंड है, लोअर एंड ऑफ द कॉइल की जो कॉइल है उसका जो लोअर एंड होता है, कि जो लोअर एंड है वो किससे कनेक्ट होता है, कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ हेयर स्प्रिंग। यहाँ पे हेयर स्प्रिंग लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हेयर स्प्रिंग लगा हुआ है। तो लोअर एंड को ऊपर जो कॉइल है उसका लोअर एंड कहाँ से कनेक्ट है, हेयर स्प्रिंग S डैश से कनेक्ट है। और अपर एंड किससे कनेक्ट है, टॉर्जन हेड से कनेक्ट है, मूवेबल टॉर्जन हेड से कनेक्ट है। तो हेयर स्प्रिंग से कनेक्ट था। और ये हेयर स्प्रिंग का जो अदर एंड है ये किससे कनेक्ट है, यहाँ पे टर्मिनल T2 से कनेक्ट है। तो टर्मिनल T2 से कनेक्ट है। ये कनकेव मिरर इज अटैच टू द ब्रोंज स्ट्रिप। ये कनकेव मिरर को अटैच कर रखा है ब्रोंज स्ट्रिप से, विच हेल्प इन नोट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। जो कॉइल की डिफ्लेक्शन में हेल्प करेगा, कि वहाँ से हम डिफ्लेक्शन को इजिली रीड कर सकते हैं। द गैल्वेमीटर इज कनेक्टेड टू द सर्किट। तो यहाँ पर गैल्वेमीटर को कनेक्ट कर रखा है। गैल्वेमीटर को सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू, टर्मिनल्स T1 एंड T2 के थ्रू। जो टर्मिनल्स T1 एंड T2 है उसके थ्रू हम गैल्वेमीटर को किस में कनेक्ट कर सकते हैं, सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द रेक्टेंगुलर कॉइल, जब रेक्टेंगुलर कॉइल में से क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो क्या करेगा, एक्सपीरियंस से टॉर्क। तो वहाँ पे क्या लगेगी, उस पर टॉर्क लगेगी क्योंकि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे परमानेंट पोल पहले ही है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्या लगेगा, इस पर टॉर्क लगेगी। और ये यहाँ पे किससे कनेक्ट होगी, ऊपर नीडल से कनेक्ट होगी, ऊपर नीडल से कनेक्ट होगी। ये जो एंड है फॉस्फर ब्रिंज ऊपर नीडल से कनेक्ट होगा, तो नीडल ऐसे रोटेट करेगी। यहाँ पे जीरो होती है, जैसे ही करंट आएगा तो क्या होगा, टॉर्क लगेगी तो उसमें डिफ्लेक्शन होगी, ऐसे डिफ्लेक्शन होगी नीडल्स में। तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।
यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, टॉर्क निकाल लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कॉइल पे कितनी टॉर्क लगेगी। तो यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय कॉइल, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय कॉइल, कितनी टॉर्क लगेगी वो हमें निकालनी है। यहाँ पे मैग्नेटिक इज, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखा था, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी निकाला था, NIAB sin अल्फा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या था, परपेंडिकुलर था, तो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे टॉर्क क्या आ जाएगी, NIAB। हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला आ चुका है, क्या आ चुका है, NIAB आ चुका है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन जो फर्स्ट किसकी वजह से, ये जो टॉर्क आई है, यहाँ पे टॉर्क किसकी वजह से आई, जैसे ही करंट कैरिंग कॉइल में से करंट कैरिंग कॉइल में से जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब उसको परमानेंट पोल्स के बीच में रख रखा है, तो वो उस पर क्या लगेगी, उस पर उसकी जैसे इस पर टॉर्क लगेगी। तो टॉर्क की वजह से क्या होगा, नीडल में डिफ्लेक्शन होगी। तो डिफ्लेक्शन जो होगी, सबसे पहले तो टॉर्क कितनी लगी, इतनी टॉर्क लगी। वो टॉर्क हमने निकाल ली ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कॉइल रोटेट करती है, जैसे ही क्या करते हैं, कॉइल रोटेट करती है, व्हेन कॉइल रोटेट, जब रोटेट करते हैं, जैसे ही मान लो हम सर्किट को ऑफ करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो नीडल होगी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। जैसे ही कॉइल क्या करते हैं, रोटेट करती है, तो उसको ओरिजिनल पोजीशन में कौन लेके आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करती है, उसको उसी की पोजीशन में वापस लेके आ जाएगी। तो जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो टॉर्क लगी वो NIAB लगी, लेकिन जो एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी होती है, जो जैसे मान लो सर्किट को ऑफ करते हैं, करंट जीरो हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क होती है जो उसको कहाँ पे लाने की कोशिश करती है, उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उस पर क्या लगती है, रिस्टोरिंग टॉर्क लगती है। तो व्हेन कॉइल रोटेट करती है, देन रिस्टोरिंग टॉर्क, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करती है, ब्रिंग करती है, रिस्टोरिंग टॉर्क ब्रिंग द कॉइल into its original position, into its original, उसको ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगी। तो वहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू K थीटा हो जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K थीटा। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला K थीटा कहाँ से आया कि 11th क्लास में भी था कि रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x होती है, और इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते KX। लेकिन ये तो लीनियर मोशन के लिए रिस्टोरिंग फोर्स, अगर रोटेशनल मोशन है उसके लिए क्या आ जाएगी, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगी, K एज इट इज रहेगा। यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था x, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड आ चुकी है, दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करेंगे तो टॉर्क से टॉर्क कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा K थीटा इज इक्वल टू NIAB। तो हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू, क्योंकि डिफ्लेक्शन गैलोमीटर का काम, क्योंकि जो गैलोमीटर का काम है वो करंट को मेजर करना। तो हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, करंट कितना होगा, तो NAB को अपॉन में ले आएंगे, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, K थीटा बाय NAB। अगर यहाँ पे क्या हो जाए, अगर K अपॉन में NAB अगर कांस्टेंट हो जाए, अगर K अपॉन में NAB क्या हो जाए, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने इसको एक कांस्टेंट लिख दिया यहाँ पे G, और थीटा आ जाएगा। तो G यहाँ पे किसके इक्वल है, G की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट की है, K अपॉन में NAB, कि जो G की वैल्यू पुट किया उन्होंने क्या पुट किया, यहाँ पे K अपॉन में NAB पुट की है, और G यहाँ पर क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, और G यहाँ पर क्या है, G यहाँ पर क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। G यहाँ पर क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, G यहाँ पर क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। अगर हम क्या करें, वापस से गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को रिमूव कर दे, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डिफ्लेक्शन पे। जितना करंट फ्लो करेगा उतनी डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही हमें प्रूव करना था कि जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करता है उतना ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करता है। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगी वो डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पे क्या आ चुका है कि डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसका मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन शो होगी, जो नीडल गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन, नीडल में जो डिफ्लेक्शन होगी, गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर।
तो ये था कंप्लीट टॉपिक ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।